नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं। वहीं किसान आज यानी 26 जून को भी अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच दिल्ली में संवेदनशील हालातों को देखते हुए उपराज्यपाल के घर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। उनसे मिलने के लिए किसी को भी आगे आने नहीं दिया जा रहा है। इस पर भाकियू नेता राकेश टिकैत भड़के बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे लोगों को उपराज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हम कैसे जाएंगे, इस पर अभी बैठक कर रहे हैं, उपराज्यपाल के पास जाकर रहेंगे। हरियाणा और दिल्ली के बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली में कोरोना काल में ऑक्सीजन पर आई रिपोर्ट को लेकर दोनों राज्य आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा ने अरविंद केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उसके हिस्से के ऑक्सीजन को भी दिल्ली चढ़ कर गया। हरियाणा सरकार का कहना है कि महामारी की दूसरी लहर में दिल्ली सरकार द्वारा जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगे जाने का असर हरियाणा के मरीजों की सांसों पर भी पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में सैकड़ों लोग मौत का शिकार हुए। वहीं गृह मंत्री विज ने यह भी कहा कि किसान 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो निराश है, इसलिए आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज एक नया कार्यक्रम बनाते हैं। आज राजभवन में ज्ञापन देने की बात कही जा रही है। ऐसा तो होता रहता है नहीं, वो 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश के दुश्मनों के साथ है। कांग्रेस तो उन सबके साथ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल की और उससे जो अन्य प्रांतों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और उन प्रांतों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रोगियों की मृत्यु हुई है, केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन अपनी साख और धार खो चुका है। ओपी धनखड़ ने कहा कि अब किसान नेताओं के भाषण भी राजनीतिक हो चुके हैं। किसान जत्थेबंदियां अगर किसानों के मुद्दे पे काम करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन किसान जत्थेबंदियां बीजेपी का विरोध करेंगे, हम जेजेपी का विरोध करेंगे, हम आपकी मीटिंग हुई तो झंडे लेके आएंगे। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहेंगे, लोग तय करेंगे कि किसकी बात ठीक है। तो इस नाते से लोकतांत्रिक पद्धतियों में बाधा डाली किसान जत्थेबंदियों ने। जो लोकतांत्रिक दृष्टि से हम अपनी रैलियां कर रहे थे, हम अपने कार्यक्रम कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे थे लोकतंत्र में, लोगों ने हमको यहाँ दायित्व लोकतंत्र में दिया है, हमने पार्टियां बनाई हैं, काम कर रहे हैं। उस नाते से तो सबको लोकतंत्र में अपने अपने काम करने का हक है। किसी दूसरे के काम में बाधा डालने का किसी को भी नहीं दिया। सरकार ने कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके नगरपालिका और नगर निगम के कर्मचारियों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार उस वादे से मुकर रही है। यह आरोप लगाते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने 27 अगस्त को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। उनका आरोप है कि उनके विभाग के मंत्री, जो कभी खुद को हमारा वकील बताते थे, आज उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री का कहना है कि 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विज के साथ विभिन्न मांगों को लेकर हुए समझौते को भी लागू नहीं किया जा रहा है। आज का जो बैठक का निर्णय लिया गया, ये हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार शास्त्री द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो सरकार ने हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो हमारे कर्मचारी हैं या पदाधिकारी, उनके साथ जो वादा खिलाफी करी है, उसके विरोध में आज इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं
और इस कार्यक्रम में घोषणा करेंगे आंदोलन की। और सरकार ने हमसे 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 में 2 दौर की मंत्री ने बातचीत की थी। उस बातचीत में ये तय हुआ था कि कोविड से किसी भी कर्मचारी की पालिका परिषद और निगम में मौत होगी तो उसको 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक सहायता राशि और एक नौकरी पक्की उसको प्रदान की जाएगी। सरकार ने मांगों पर सहमति बनाने के बाद एक भी मांग को ईमानदारी से लागू नहीं किया और सरकार ने हमारे साथ में धोखा किया है। 50 लाख की हाँ करके पहले हमारे को 10 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की और अब उसको 20 लाख बढ़ा दिया। हमारा इस पर सख्त ऐतराज़ है और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफी वार्ताहीनता के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की तिथि 30 जून तक है। कोरोना काल के कारण ये समय आगे बढ़ाया गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों के लिए अभी भी 4 दिन का समय शेष है। युवा इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि शुरू में ये पोर्टल 31 मार्च तक खोला गया था, बाद में इसकी तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई। आवेदनों की संख्या बढ़ाने और नए युवाओं को मौका देने के लिए एक बार फिर से आवेदन की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। जींद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक वृद्धा को नहाते हुए बनाए गए वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। नरवाना शहर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली वृद्धा को उसके यहाँ काम करने वालों की मदद करना भारी पड़ गया। वृद्धा ने बताया कि 2 साल पहले एक युवक और उसकी मां काम करने के लिए आए थे, जिन्होंने कुछ ही समय में वृद्धा का विश्वास जीत लिया। उसके बाद वृद्धा के नाम से मार्केट से पैसे उठा लिए और जमीन लेने के बहाने 5.25 लाख रुपए की नकदी भी वृद्धा से ली। जब वृद्धा ने रुपए वापस मांगने शुरू किए तो आरोपितों ने उसके नहाते हुए का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए देने से मना कर दिया। पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रोहतक पुलिस की तरफ से आज नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए और आमजन को नशीली दवाओं का उपयोग न करने के प्रति जागरूक करने के साथ साथ नशीली दवाओं के अवैध धंधे में संलिप्त दोषियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा के दिशा निर्देश अनुसार चलाए गए विशेष अभियान के तहत नशीली दवाओं की तस्करी के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा कारगर कार्रवाई की जाएगी। नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त दोषियों की धरपकड़ करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए उप पुलिस अधीक्षक सज्जन कुमार के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। इस संबंध में जिला के सभी थाना प्रभारी, थाना चौकी और CIA यूनिटों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज के दिन हमने रोहतक पुलिस ने इसका एक युवाओं को संदेश और हमारे सब रोहतक वासियों को संदेश दिया है कि भाई ये जो ड्रग्स है, धूम्रपान और किसी प्रकार का नशा हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है। वो मैसेज हमने इस मैसेज के तहत एक रैली निकाली है और हमने अपनी पुलिस लाइन में बच्चों को बुला के हमने कंपटीशन करवाया है, खास करके पेंटिंग का और स्लोगन्स का। तो बच्चों को उचित इनाम भी दिया हमने और एक हमने रैली निकाली है ताकि एक हमारी तरफ से पूरे रोहतक की जनता को एक मैसेज मिल सके। आज नशा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है और पुलिस ने भी अपना नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जैसे स्लोगन प्रतियोगिता बच्चों की करवाई गई है, उन्होंने अपने पेंटिंग्स बनाई है इसके संबंध में और उनको उचित इनाम भी दिया गया बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर। और पुलिस ने एक रैली निकाली है नशा विरोधी दिवस के तौर पर, जहां उसमें होर्डिंग्स लगा के और अपने लोगों को जागरूक किया गया। रोहतक में भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर छठी बार कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। बालाजी धाम डोब के प्रधान पुरुषोत्तम दास बंसल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि महंत बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय और महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी महाराज की ओर से CMO डॉक्टर अनिल बिर्रा के नेतृत्व में धाम पर छठी बार 18 साल से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। श्री बालाजी धाम डोब पर आज छठी बारी वैक्सीन का टीके का आयोजन हुआ। ठीक है जी, लगभग 9500 तो टीके लग चुके हैं और बाकी और भी लगने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब और डॉक्टर अनिल बिरला जी CMO साहब, बाबा करणपुरी के सहयोग से, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी शहरवासियों के सहयोग से, सभी मंडल वाले भाइयों के सहयोग से, सभी दानदाताओं के सहयोग से, बालाजी महाराज की कृपा से ये सब काम हो रहे हैं। नोएडा पुलिस ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए मौके से 3 युवतियों को छुड़ा लिया है, जिन्हें जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था।
पुलिस ने कब्जे से देह व्यापार में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस को ग्राहकों के हिसाब किताब, रजिस्टर और फोन नंबर की 2 डायरियां मिली हैं। दरअसल 25 जून को सेक्टर 49 थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के सेक्टर 73 नोएडा के ब्यूटी पार्लर में ऑनलाइन देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।